जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2007 से लेके जो लगातार बम के धमाके हुए और इन बम के धमाकों में कहा जा रहा था कि मुसलमान लोगों ने बम के धमाके किए। जो ब्लास्ट के षड्यंत्रकारी थे वे प्रज्ञा ठाकुर, सुनील जोशी, इंद्रेश कुमार और असीमानंद। तो जो तथाकथित नकली और नफरती हिंदू हैं, पाया गया कि ये लोग इन ब्लास्ट का अंजाम दिए। या तो हेमंत करकरे अंदर होते या तो प्रज्ञा ठाकुर, ये सारे जो दंगाई हैं ये सारे दंगाई अंदर होते। और कर्नल पुरोहित के लैपटॉप से 37 ऑडियो पाए गए और इन ऑडियो में मालेगांव समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद ब्लास्ट का प्लान किया गया था। मुस्लिम लोग नहीं बम प्लांट किए थे बल्कि बम प्लांट किया गया था और एक पूरा बम ब्लास्ट का षड्यंत्र किया गया था इस संघ के जो है नफरती चिंटुओं के द्वारा। और मुस्लिम नहीं, बम के पीछे आरएसएस के प्रचारक थे और निर्दोष मुस्लिम लड़कों को पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया गया है, जैसे संजीव भट्ट को किया है। और या तो प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे और ये असीमानंद, ये सब जो है या तो फांसी के तख्ते पे लटकते या तो इनको उम्र कैद हो जाती। दूसरा इसने कहा, हैदराबाद मक्का मस्जिद में शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे मुसलमान आते हैं, हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर यहां ब्लास्ट कर दिया जाए तो मुसलमान मारे जाएंगे। उसके बाद अजमेर शरीफ कहता है, अगर अजमेर शरीफ पे ब्लास्ट कर दिया जाए तब तो मजा ही आ जाए। अजमेर शरीफ पे ब्लास्ट किया जाएगा तो बहुत सारे मुसलमान मारे जाएंगे। और ये किसने किया? असीमानंद ने किया, ये सुनील जोशी ने किया, ये प्रज्ञा ठाकुर द्वारा ये ब्लास्ट करवाए गए हैं। मालेगांव ब्लास्ट में सबे बारात के दिन जो 31 मुसलमान मारे गए, उनके घर में त्योहार मातम में बदल गया। उसके बाद 9 मुसलमान को सिमी मेंबर करके उठा के 4 साल तक जेल रखा गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, इसका टाइटल मैं लिखा हूं द मालेगांव ब्लास्ट फाइल। इसके बाद मैंने लिखा है समझौता एक्सप्रेस फाइल। इसके बाद लिखा है मक्का मस्जिद ब्लास्ट फाइल और इसके बाद मैंने लिखा है अजमेर दरगाह ब्लास्ट फाइल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2007 से लेके जो लगातार बम के धमाके हुए और इन बम के धमाकों में कहा जा रहा था कि मुसलमान लोगों ने बम के धमाके किए और मुसलमानों को पकड़ के एक के बाद एक जेल में ठूसा भी गया। लेकिन परिणाम सुन के बाद में लोगों का जो है जहन सिहर जाता है जब पता चलता है कि मुसलमान जो 4-4 साल तक जेल में बिताए, दोषी वे थे ही नहीं। इन मामलों में जो ब्लास्ट के षड्यंत्रकारी थे वे प्रज्ञा ठाकुर, सुनील जोशी, इंद्रेश कुमार और असीमानंद, ये सब नाम जो है संघ से, एबीवीपी से, अभिनव भारत से, एक हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ पाया गया। तो जो तथाकथित नकली और नफरती हिंदू हैं, पाया गया कि ये लोग इन ब्लास्ट का अंजाम दिए। हेमंत करकरे महाराष्ट्र एटीएस के थे, वे अगर जिंदा रहते तो आज प्रज्ञा ठाकुर और ये सारे बच नहीं पाए होते, या तो जेल के पीछे ये लोग सड़ रहे होते और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आतंकियों के बचाव में जिस तरह से संजीव भट्ट को अंदर किया है, उस तरह से हेमंत करकरे को भी पकड़ के अंदर कर दिया होता। या तो हेमंत करकरे अंदर होते या तो प्रज्ञा ठाकुर, ये सारे जो दंगाई हैं ये सारे दंगाई अंदर होते। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था 2006 और 2008 में। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था 2007 में। क्या आप लोगों को पता है? कमेंट करके बताइए अगर पता है तो। अजमेर शरीफ के दरगाह पे वहां ब्लास्ट हुआ था 2007 में और मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2007 में। ये 4 ब्लास्ट जो हुआ था, इसके पीछे के जो षड्यंत्रकारी थे, 18 दिसंबर 2010 को ये नाभा कुमार सरकार इसका नाम है, असीमानंद के नाम से जाना जाता है। इसने अपना कबूलनामा और अपना कहा कि मैं कबूलनामा इसलिए कबूल कर रहा हूं क्योंकि एक मुसलमान लड़का ने मेरा आंख खोला है, जिस मुसलमान लड़के का नाम मैं थोड़े देर में आप लोगों के बीच रिवील करूंगा। आपको बता दें 2008 में प्रज्ञा ठाकुर, दयानंद पांडे और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के लैपटॉप से 37 ऑडियो पाए गए और इन ऑडियो में मालेगांव समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद ब्लास्ट का प्लान किया गया था। आपको बता दें असीमानंद के अनुसार कि मुस्लिम लोग नहीं
बम ब्लास्ट किए थे, मुस्लिम लोग नहीं बम प्लांट किए थे, बल्कि बम प्लांट किया गया था और एक पूरा बम ब्लास्ट का षड्यंत्र किया गया था इस संघ के जो है नफरती चिंटुओं के द्वारा। आपको बता दें कि एक निर्दोष मुस्लिम लड़का था जो आंध्र प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके उस जेल में रखा था और उसी जेल में असीमानंद था। और देखिए असीमानंद को जब लेके आया गया तो ये लड़का, इसका नाम है कलीम, ये असीमानंद की सेवा करता था, उसका पैर दबा देता था, उसके लिए पानी लाता था, उसके लिए खाना लाता था। सोचिए कलीम कितना उदार दिल था। ये जो है मक्का मस्जिद ब्लास्ट में इसको पकड़ के अंदर किया गया है और असीमानंद को जब मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में पकड़ के अंदर किया गया तो ये कलीम नामक बंदा असीमानंद का सेवा करता है, उसको पानी लाके देता है, उसका पैर दबा देता है, उसको खाने लेके टाइम टाइम पे देता है। यह देखकर असीमानंद कहता है कि मेरा आंख खुल गया और मैं कलीम के इससे मेरा दिल पिघल गया और उस दिल पिघलने की वजह से मैं आप लोगों के बीच जो है कन्फेस कर रहा हूं। और मुस्लिम नहीं, बम के पीछे आरएसएस के प्रचारक थे और निर्दोष मुस्लिम लड़कों को पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया गया है। ऐसा बात किसने कहा? असीमानंद ने अपने कबूलनामे में कहा। इंद्रेश कुमार सबरी धाम 2005 में आए थे, जो असीमानंद का आश्रम था। अब ये इंद्रेश कुमार कौन है? ये इंद्रेश कुमार संघ का बहुत पुराना प्रचारक है। ये अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चला रहा है। सोचिए, जो नफरती इतने बड़े ब्लास्ट में असीमानंद ने नाम तक लिया है कि इंद्रेश कुमार सबरी धाम 2005 में आए थे और 5 में आने के बाद उन्होंने असीमानंद को कहा कि मैं बम ब्लास्ट तुमसे नहीं करवाऊंगा, मैं सुनील जोशी को इस कार्य के लिए चूज किया हूं। और सुनील जोशी और संदीप दगरे और रामचंद्र कालसंगे ये सब कोर कॉन्स्पिरेसी कोर षड्यंत्रकारी थे। तो ये बोला कि मैं तुमको असीमानंद, इसमें तुम अपने काम पे फोकस करो। किसने कहा? इंद्रेश कुमार ने कहा। असीमानंद और जोशी 2003 में मिले थे और 2006 में मिले थे। महाराष्ट्र एटीएस के जो चीफ थे हेमंत करकरे, वह इस मुद्दे का जांच कर रहे थे और उनको जो है आप जानते हैं वे मारे गए। और प्रज्ञा ठाकुर कहती है मेरे शराब से मर गए, तो कोई कहता है किसी से। अगर आज हेमंत करकरे बंदा जिंदा रहता तो या तो स्वयं मोदी जी ये जो सरकार है उसको जेल में कर दिया होता जैसे संजीव भट्ट को किया है, और या तो प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे और ये असीमानंद, ये सब जो है या तो फांसी के तख्ते पे लटकते या तो इनको उम्र कैद हो जाती। दोस्तों आपको बताता हूं कि इन लोगों ने बम के लिए कैसे ही मुसलमान एरिया चुना। मालेगांव, क्या आपको पता है मालेगांव में 80% मुसलमान आबादी है? तो मुसलमान आबादी है। असीमानंद कहता है कि इसको मैंने कहा 80% मुसलमान मालेगांव में रहते, अगर यहां ब्लास्ट किया जाए तो अपना दाव खाली नहीं जाएगा। सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में भी मुसलमान मर सकते हैं। दूसरा इसने कहा हैदराबाद मक्का मस्जिद में शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे मुसलमान आते हैं, हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर यहां ब्लास्ट कर दिया जाए तो मुसलमान मारे जाएंगे। उसके बाद अजमेर शरीफ कहता है अगर अजमेर शरीफ पे ब्लास्ट कर दिया जाए तब तो मजा ही आ जाए। अजमेर शरीफ पे ब्लास्ट किया जाएगा तो बहुत सारे मुसलमान मारे जाएंगे। सोचिए ये सब बात हो रही है, उसी बीच सुनील जोशी कहता है कि समझौता एक्सप्रेस में अगर ब्लास्ट कर दिया जाए तो समझौता एक्सप्रेस भारत से पाकिस्तान जाती है, दिल्ली से जाती है पाकिस्तान तक, इसमें मुसलमान भरे रहते हैं। अगर इसमें ब्लास्ट कर दिया जाए तो सैकड़ों की संख्या में कौन मरेगा? तो सैकड़ों की संख्या में मुसलमान बढ़ेंगे। इस बात को सोचते हुए इन लोगों ने प्लान किया। सुनील जोशी इतना शातिर था, 3 टीम बनाया, एक पैसे देने वाला और लॉजिस्टिक का काम देखने वाला, दूसरा टीम बनाया जो ब्लास्ट वाले चीज को अरेंज करेंगे और तीसरा जो बम को प्लांट करेंगे। सोचिए, एक जो है लॉजिस्टिक और फाइनेंस का ग्रुप बनाया, एक अरेंज किया विस्फोटक जुगाड़ने के लिए और एक बम ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए। और आश्चर्य की बात है, सुनील जोशी कहा था कि ये तीनों टीम में से एक दूसरे को कोई जानता नहीं रहेगा कि वे लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं।
मालेगांव में दोस्तों मैं बता दूं, अभी हाल ही में शायद परसों रात को एक त्योहार था, शोबे बारात। तो शबे बारात का त्योहार था और 8 सितंबर 2006 का वो दिन था। दोपहर का 1:30 बज रहा था और 4 बम हिंदू मुस्लिम टेंस टाउन, जहां पे हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते हैं, वहां पे 4 बम फिट कर दिया गया। और उस दिन जुम्मा था, जुम्मा शोबे बारात के दिन 1:30 बजे 4 बम मालेगांव में, जहां हिंदू और मुसलमान का दंगा होते रहता है, उस जगह पे लगा दिया गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 4 बम कहां कहां लगाया गया। तो 3 बम हमीदिया गेट मस्जिद पे लगाया गया। हमीदिया जो मस्जिद है उसके गेट पे 3 बम लगाया गया। देखिए, हमीदिया मस्जिद गेट, बड़ा कब्रिस्तान का गेट, और जहां साइकिल पार्किंग होता है वहां पे, मतलब 3 बम में, एक साइकिल पार्किंग के पास, एक बड़ा कब्रिस्तान के पास और एक हमीदिया मस्जिद के गेट पे। और एक बम जो है मुशारवत चौक पे एक बम जो है प्लांट किया गया। और अचानक से ब्लास्ट होता है और शबे बारात के पावन दिन पे, मुसलमानों का त्योहार के दिन पे, मुसलमान जो है सीना पीट पीट के रोने लगते हैं। मातम में बदल जाता है मालेगांव का ये त्योहार और 31 मुस्लिम इसमें मारे जाते हैं। इन मुसलमानों के परिवार वाले मानो उनको बेहोशी छा रही हो। और शबे बारात का दिन जो है, सोचिए जुम्मे का दिन, शबे बारात का दिन उन लोगों के लिए कितना खराब हो गया। और ये किसने किया? असीमानंद ने किया, ये सुनील जोशी ने किया, ये प्रज्ञा ठाकुर द्वारा ये ब्लास्ट करवाए गए हैं, याद रखिए। लेकिन शर्म की बात तो तब आती है कि तब भी कांग्रेस की सरकार थी और गिरफ्तार किया जाता है 9 मालेगांव के मुसलमान को। सोचिए, और उन लोग को बताया जा रहा है ये लोग सिमी से जुड़े हुए हैं। और ये 9 मालेगांव के जो मुसलमान को उठाया गया, ये मुसलमान 4 साल जेल में रहे। 4 साल जेल में रहने के बाद वो लोग निर्दोष साबित हुए। और असली दोषी जो था सुनील जोशी, असीमानंद, ये सब जो है जेल तक नहीं गए इस मामले में। सोचिए आप दोस्तों, बताइए मालेगांव ब्लास्ट में शबे बारात के दिन जो 31 मुसलमान मारे गए, उनके घर में त्योहार मातम में बदल गया। उसके बाद 9 मुसलमान को सिमी मेंबर करके उठा के 4 साल तक जेल रखा गया। आप कमेंट करके बताइए, ये किसी अत्याचार से कम है क्या? क्या इसके ऊपर फाइल्स नहीं बननी चाहिए? अगर इसके ऊपर फाइल बननी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हाँ, इस पे फाइल बननी चाहिए। और ये जो 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जो 4 साल जेल में रहे और निर्दोष थे, इनके साथ गलत हुआ, ये बात जो है आप कमेंट करके बताइए। आगे की कहानी तब मैं आप लोगों को बताता हूं और मैं कमेंट पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। असीमानंद ने कहा कि दिवाली 2006 के समय सबरी धाम पे कौन आया था? जोशी आया हुआ था। और जब सुनील जोशी से असीमानंद ने पूछा कि यार ये जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें मुसलमान बहुत तो मारे गए हैं लेकिन गिरफ्तार भी मुसलमान हुए हैं, सही बताओ क्या ये ब्लास्ट जो है मुसलमान करे थे? तो सुनील जोशी हंस के कहता है कि नहीं, ये मेरे आदमी और मैं करवाया था और मुसलमान आज तक जेल में सड़ रहे हैं। यह बात तुम किसी से कहना मत। ये बात मैं बना के नहीं कह रहा हूं, असीमानंद का कबूलनामा उठा के पढ़िए और उसमें असीमानंद स्वयं कहता है कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद सुनील जोशी आए हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि इस ब्लास्ट के आरोपी मुस्लिम पकड़े गए हैं? तो सुनील जोशी ने कहा नहीं, मुस्लिम नहीं, एक तो मुस्लिम मारे गए, दूसरे मुस्लिम पकड़े गए, लेकिन इसका पूरा का पूरा ब्लास्ट का कार्य मैं और मेरे आदमी किए हैं। बिल्कुल बनना चाहिए। एक भाई ने लिखा, कमेंट आना शुरू हो गया, और थैंक्स ब्रदर फॉर एक्सपोजिंग ट्रूथ। एक बंदे ने लिखा, पूरी बात इस तरह से बहुत सारी गलतियां जो है आरएसएस को द्वारा किया गया है। आप लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि मैं अगला जो है बताऊं कि किस तरह से समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ और समझौता एक्सप्रेस में महिलाएं, बच्चे किस तरह से और मर्द झुलस के जल के बॉगी में मर गए। और वह ब्लास्ट किसका द्वारा था? असीमानंद और सुनील जोशी का ये था। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इन मुद्दों पे भी एक
फाइल्स फिल्म तो जरूर ही बनता है। दोस्तों आपको बताता हूं, 18 फरवरी 2007 का वो दिन था। पाकिस्तान के मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए थे और भारत किस लिए आए हुए थे? मनमोहन सिंह से शांति वार्ता करने आए हुए थे, पीस डायलॉग करने आए थे। और जैसे ही वो आए थे उसी बीच दो पावरफुल बम दो कोच में समझौता एक्सप्रेस के रख दिया गया और दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत में जब समझौता एक्सप्रेस पहुंचती है, ये दोनों बम ब्लास्ट हो जाते हैं। इसमें जो है 68 लोग मारे गए, 68 मुसलमान मारे गए और दर्जनों के दर्जनों लोग घायल हुए। और पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर आया था, शांति वार्ता का फालूदा निकल गया। आपको बता दें कि ये दो बम ही नहीं रखे गए थे, दो कोच में बम के साथ पेट्रोल जो है भर के रखा गया था सूटकेस में, किरोसिन ऑयल सूटकेस में। जैसे ही बम फटा, सूटकेस का जो है आग लग गया, किरोसिन रखा हुआ था वो आग लग गया और पूरी बोगी इस तरह से जल गई और उसमें मुसलमान तड़पते चीखते चिल्लाते मर गए। यह बात तब हुआ जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भारत शांति वार्ता के लिए आया हुआ था और इसको भारत ने तुरंत कहा कि पाकिस्तान के उग्रवादियों के द्वारा ब्लास्ट किया गया है समझौता एक्सप्रेस में। नाम दिया गया संस्था का हुजी और एलईटी ने इन ब्लास्ट को अंजाम दिया है। यूएस डिपार्टमेंट जो था, अमेरिका का जो यूएस डिपार्टमेंट है, यूएस डिपार्टमेंट ने भी तुरंत पुष्टि की कि पाकिस्तान के हुजी और एलईटी ने ये जो है आतंकवाद किया है और इस तरह से समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट किया है। इस तरह की बात अमेरिका तक भी इस बात को मान लिया। लेकिन आंख तो तब चौंधिया जाना होता है ना, तब चौंधिया गया जब हरियाणा पुलिस समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की जांच करने पहुंची और उसकी आंख को ऐसे खुला का खुला आंख रह गया जब देखा कि इसमें का ब्लास्ट हुआ मटेरियल जो है इंदौर से बना हुआ है। ये जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादी, वैचारिक आतंकवादी, उसको आतंकवादी ब्लास्ट में शामिल, उसको फांसी होनी चाहिए, वो इंदौर से शायद एमपी बन के भी है। जब इंदौर के मार्केट का जब सामान मिला तो हरियाणा पुलिस भौचक्का रह गया और बोला कि अब ये हुआ क्या। ब्लास्ट के लिए तो ह्यूजी और लेट को जिम्मेदार अमेरिका तक ठहरा दिया है, लेकिन ब्लास्ट हमारे देश के लोग किए हैं। नवंबर 2008 में महाराष्ट्र एटीएस कोर्ट ने नासिक से कर्नल पुरोहित को जो गिरफ्तार किया था, इसने 60 किलोग्राम आरडीएक्स जम्मू कश्मीर से 2006 में चुराया था जब ये वहां कर्नल के पोस्ट पे था। कर्नल के पोस्ट पे था तो कितना, 60 केजी आरडीएक्स जम्मू कश्मीर से 2006 में गायब किया था और वही ब्लास्ट सामग्री में इस्तेमाल हुआ। आप सोच लीजिए, 2010 जुलाई में समझौता केस को एनआईए में दे दिया गया और उसके बाद जो है असीमानंद का जो कन्फेशन है वो धीरे धीरे हनुमंत करकरे मारे गए और उसके बाद जो भी असीमानंद का कन्फेशन है वो बिंदु बिंदु मात्र रह गया, क्योंकि उसके बाद किसकी सरकार आ गई? 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई और इन सारी जांचों पे एनआईए एकदम शांत बैठ गया। फरवरी 2007, आइए अब बताते हैं, फरवरी 2007 में असीमानंद ने जोशी से पूछा कि भाई ये समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कौन जिम्मेदार था? तो जोशी ने कहा, यार कौन जिम्मेदार था, मैंने ब्लास्ट करवाया है अपने आदमियों के द्वारा और जो है तुम चिंता मत करो, अब मैं अगले ब्लास्ट को अंजाम देने जा रहा हूं और उसमें मरेगा भी मुसलमान और जेल जाएगा भी मुसलमान। बस तुम न्यूज़पेपर पे, असीमानंद को बोला सुनील जोशी कि तुम न्यूज़पेपर पे अपना नजर गड़ाए रखो और तुम्हें शुभ समाचार तुरंत मिलेगा एक और ब्लास्ट का। असीमानंद अपने कबूलनामा में कहता है 17 मई 2007 को, 17 मई 2007 को मक्का मस्जिद पे ब्लास्ट होता है। फ्राइडे का दिन रहता है जिस दिन जुम्मे का नमाज पढ़ा जाता है। 1:30 बजे का समय होता है और मक्का मस्जिद में 4000 मुसलमान नमाज पढ़ने पहुंचते हैं। वहां पे बम कहां कहां लगाया जाता है? उजू खाना, जहां पे
उजू किया जाता है, उजू खाना में बम प्लांट किया गया और दूसरा मस्जिद के दरवाजे पे बम प्लांट किया गया। और जैसे ही बम फटा मक्का मस्जिद में भी काफी मुसलमान ब्लास्ट में मारे गए। हैदराबाद पुलिस इस ब्लास्ट से तुरंत के तुरंत जो है एक्शन में आई और मुसलमान लड़कों को पकड़ के अंदर कर दी। जो सुनील जोशी कहा था असीमानंद से कि तुम चिंता मत करो, ब्लास्ट में मरेंगे भी मुसलमान और जेल भी जाएंगे मुसलमान, वही हुआ। हैदराबाद पुलिस ने मुस्लिम बॉय, जो मुस्लिम लड़के अहले हदीज नामक संगठन से जुड़े थे, उनको पकड़ के अंदर कर दिया। शहीद जलाल एक बंदा था, वो पाकिस्तान घूम के आया था 2 सप्ताह पहले, उसको भी पकड़ के अंदर कर दिया गया कि ये पाकिस्तान गया था तो ये जरूर पाकिस्तान से कोई इस तरह का प्लान बना के आया है। 9 जून 2007 को ये मामला जो है सीबीआई के हाथ में दे दिया गया। आपको बता दें, इसी लड़के में से जो अहले हदीस संगठन से थे, एक लड़का था कलीम। वो कलीम जो है असीमानंद को पानी लाके देता, उनको खाना लाके देता, उनको इतना सेवा किया कि असीमानंद ने जेल में से ही सोचा कि मैं गलती किया हूं, इस गलती का सजा किसको मिल रहा है? हम लोग गलती किए और सजा इस कलीम को मिल रहा है। इस कलीम सही है, मैं गलत हूं, इस बात को मैं स्वीकारूंगा। और असीमानंद ने कहा है कि भले ही मुझे फांसी तक हो जाए, लेकिन मैं इस चीज को कबूलूंगा कबूलूंगा कबूलूंगा। और मैं सिर्फ इसलिए कबूलूंगा क्योंकि कलीम के जो अखलाक हैं, कलीम का जो चरित्र है, उस चरित्र से मैं बहुत ही प्रभावित हूं और इसलिए मैं अपना जुर्म कबूल रहा हूं। 11 अक्टूबर 2007 अजमेर दरगाह पे ब्लास्ट होता है। कहां ब्लास्ट होता है? अजमेर दरगाह पे ब्लास्ट होता है। और कितने बजे ब्लास्ट होता है? शाम के 6:15 पे। और रमजान का टाइम रहता है और आप सभी जानते हैं कि रमजान में 6:15 पे क्या होता है? इफ्तियार होता है। और उस वक्त बम ब्लास्ट हुआ और बम ब्लास्ट में 3 लोग मारे गए और दर्जनों की संख्या में लोग घायल हुए। अजमेर शरीफ का जो ब्लास्ट था, सुनील जोशी जब आता है असीमानंद के पास तो कहता है कि मैंने मुसलमान लड़कों से इस ब्लास्ट को अंजाम दिलवाया है, इंद्रेश कुमार के कहने पे। तो असीमानंद कहता है कि सुनील जोशी तुम बच के रहना, इंद्रेश कुमार तुम्हारी हत्या करवा सकता है, क्योंकि जब ये मुसलमान बच्चे पकड़े जाएंगे तो ये नाम लेंगे सुनील जोशी का, और सुनील जोशी तक जब पुलिस पहुंचेगी तो नाम लेगा इंद्रेश कुमार का। तो इंद्रेश कुमार को तुमसे खतरा है, सुनील जोशी तुम बच के रहना। सुनील जोशी कहता है यार, इंद्रेश कुमार भी संघी, मैं भी संघी, ऐसे कैसे हो सकता है कि इंद्रेश कुमार मुझे जो है मरवा देगा? ऐसे फालतू की बातें सोचते कैसे हो? लेकिन यह बात सच साबित हो गई। 19 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी का मर्डर हो गया। और यह मर्डर कहां हुआ? 29 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी का मर्डर उसके परिवार वाले, उसके आंखों के सामने घर के बाहर गोली मार दिया गया। परिवार वाले जो है तुरंत जो है कहने लगे कि इनको जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और ये जो अभिनव भारत और संघ के लोगों ने मरवाया है। एमपी पुलिस जांच किया और जांच करने के बाद पाया कि आरएसएस के व्यक्ति लोगों ने सुनील जोशी की खुद में आंतरिक झगड़े में हत्या करवा दिया है। सुनील जोशी के मरते ही बहुत सारे इस मामले के जो गवाह सुनील जोशी था, वो गवाह ही मारा गया। गवाह मारा गया तो कोई बात नहीं है, हेमंत करकरे भी मारे गए, हेमंत करकरे भी मारे गए तो कोई बात नहीं है, सुनील जोशी भी मारे गए तो कोई बात नहीं है। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, इन सारे मामलों को दबा दिया गया। दोस्तों, अब आप ही लोग बताएं, ये जो समझौता एक्सप्रेस में छोटे बच्चे, महिलाएं और जो मुसलमान पुरुष मरे, क्या उनके ऊपर द समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट फाइल नहीं बनना चाहिए? द मक्का मस्जिद, जिनके घर से लोग स्नान करके अपना कुर्ता पहन के नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, घर के लोग सोचते हैं जुम्मे का दिन है, एक छोटा त्योहार मनाते हैं, उस दिन मक्का मस्जिद पे ब्लास्ट होता है और जितने लोग मारे गए, आप बताइए क्या उनको दर्द नहीं होता है? उनके ऊपर द मक्का मस्जिद ब्लास्ट फाइल नहीं बनना चाहिए? आप ही लोग बताइए दोस्तों, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा आज।
आपको बता दें जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ उसमें 35 लोग मारे गए, वो भी सबे बरात जैसे त्योहार के दिन, वो भी जुम्मे के दिन। आप बताइए क्या ये 31 मुसलमान मारे गए, इनके ऊपर फिल्म नहीं बनना चाहिए था क्या? समझौता एक्सप्रेस में 68 लोग मारे गए, 68 लोग, क्या इसके ऊपर द समझौता एक्सप्रेस फाइल नहीं बनना चाहिए था क्या? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आप ही लोग बताएं। और कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल को पूछें। और आप लोगों के बीच में एक चीज और अनाउंसमेंट करूंगा, मैं रविकांत भारती कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे इन नफरतियों को पूर्ण रूप से सुधारने की मैं गारंटी ले लूंगा, और पूर्ण रूप से सुधरेंगे भी। उसके लिए मैं अपना प्लान आप लोगों को बताऊंगा। कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। मैं आज आप लोगों को बताया मक्का मस्जिद और तमाम कई ब्लास्ट हुए, उन ब्लास्टों के ऊपर, उनके परिवारजनों के ऊपर भी एक फाइल्स बननी चाहिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताएं। एक भाई ने लिखा है आरएसएस वाले किसी के नहीं होते हैं। बिल्कुल, सुनील जोशी की हत्या भी यह साबित करता है। बिल्कुल, मालेगांव फाइल्स बननी चाहिए। एक मेरे भाई लिख रहे हैं जब तक सेकुलर हिंदू भारत में है तब तक आरएसएस अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन इस तरह से सत्ता पाने के लिए इतनी गिरी हुई मानसिकता से देश कैसे चल सकता है? इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, आज जो है देश के टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है? धर्म के आधार पे देश को बांटने का प्रयास कौन कर रहा है? जाति के आधार पे देश को बांटने का प्रयास कौन कर रहा है? जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग देश के असली गद्दार हैं। और मोदी, योगी, ये लोग देश को टुकड़े धर्म और जाति के आधार पे कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा देशद्रोही और गद्दार कोई नहीं हो सकता। एक भाई ने लिखा है परिजान मूवी बना बैन इन गुजरात। परिजान मूवी कोई है, गुजरात में बैन है। फाइल्स घोटालों वाली की भी बननी चाहिए, विनोद कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं। बिल्कुल, आपके बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। इन घोटालों के ऊपर भी फाइल्स जरूर बननी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो करिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। SC, ST, OBC के लोग भी भटक चुके हैं। दुख तब होता है जब SC, ST के नेता भी अपना जमीर बेच दिए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मायावती ने अपना जमीर बेचा है। गोधरा कांड पे भी फिल्म बननी चाहिए। मैं कहूंगा गोधरा कांड पे क्या बननी चाहिए, गुजरात के ऊपर बननी चाहिए। और उसके बाद एक फिल्म और बननी चाहिए मुजफ्फरनगर के ऊपर। रवि भैया जी आपको नमस्ते। मेरे भाई, हर देश आगे बढ़ जाते हैं, अपना जो देश है वो हिंदू मुस्लिम में ही बटा हुआ रहता है। तो ये तो बात है, ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग जो है पता नहीं हिंदू मुस्लिम में अपने आप को क्यों बांट रहे हैं। क्या यहाँ पे जाहिलियत ज्यादा है? मुझे तो लगता है आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स और तमाम फाइल्स मूवी आ रही है और मूवी आके एक दूसरे को इस मूवी में नफरत फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लाजिमी बना दिया है सबको, लाजिम बना दिया है सबको। एक भाई ने लिखा बीजेपी वालों ने, इनका नाम है नुशाद खान। तो दोस्तों कमेंट करिए, कमेंट करिए और कमेंट करिए। कमेंट अगर नहीं है तो मेरे बात को आगे बढ़ाइए। मैं आप लोगों के बीच कह रहा हूं कि सद्भाव फाउंडेशन का मैं ओनर हूं। आप सभी जानते होंगे कि मैं एक संगठन चलाता हूं। इस संगठन का नाम है सद्भाव फाउंडेशन। और सद्भाव फाउंडेशन में मैं अभी तक लगभग 5000 लोग जुड़े हुए हैं। ज्यादातर उत्तर प्रदेश से लोग इस फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। सद्भाव फाउंडेशन का उद्देश्य है कि नफरत को ना कहना और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। अब मैं सद्भाव फाउंडेशन के लोगों से मेरी चर्चा हुई और वे लोग बहुत ही ज्यादा उग्र हो गए थे। वो लोग बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना, हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, लेकिन देश में बढ़ते हुए नफरत को रोकना पड़ेगा। इसके लिए, रोकने के लिए एक भाई ने कमेंट किया लोकतंत्र की देश में जिंदा है आप ही लोगों की वजह से, ऐसा एक भाई ने लिखा है।
तो आपको बता दें कि सद्भाव फाउंडेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करता है। अब सद्भाव फाउंडेशन एक सद्भाव सेना लॉन्च कर रहा है। मैं रविकांत भारती सद्भाव फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सद्भाव सेना का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और सद्भाव सेना का कार्य क्या रहेगा, इसके कार्य पे आप लोग कमेंट करिएगा। सद्भाव जो सेना रहेगा ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल और हर एक जगह पे ये हमारे संगठन जिला जिला वाइज जहां नहीं है वहां बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र, पूरे भारत के हर एक जिले में मैं चाहता हूं सद्भाव फाउंडेशन और सद्भाव सेना ये दोनों संगठन कार्य करें। अब सद्भाव सेना करेगा क्या कि जब किसी मुसलमान की अगर लिंचिंग नफरती करेंगे तो वहां पे हिंदू, सद्भाव फाउंडेशन के केवल हिंदू खड़े होंगे और उन हिंदुओं से लड़ेंगे और इस मुसलमान को लिंचिंग से बचाएंगे। इस प्रोसेस में नफरती हिंदू अगर सद्भाव फाउंडेशन, सद्भाव सेना के लोगों को अगर मारते हैं, पीटते हैं, तो ये लोग भी अपने सेल्फ डिफेंस में हिंसा कर सकते हैं।